नमस्कार दोस्तों, संध्या नेचर गाइड चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मेरा नाम है चितरंजन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेचर से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है पृथ्वी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर प्रकृति को नज़दीक से जानना है तो हमें पृथ्वी के बारे में जानना है, बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी का जन्म कब हुआ और पृथ्वी के बारे में और अधिक जानते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी बड़ी विचित्र है। संसार के अनेकों विद्वानों ने अलग अलग तरह से पृथ्वी के जन्म की कहानी अपने अपने ढंग से प्रस्तुत की है। हमारे देश में भी पुराणों में पृथ्वी के जन्म की कहानी मार्मिक तरीकों से प्रस्तुत किया गया है। यह बात अलग है कि संसार के विद्वान अभी तक किसी एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके। फिर भी संसार के विद्वान ने जिस निष्कर्ष को सम्मति दी है उसको संक्षेप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, फ्रांस के वैज्ञानिक वप्तन ने 1749 में यह सिद्ध किया कि एक बहुत बड़ा ज्योतिर्पिंड एक दिन सूर्य से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े टुकड़े उछलकर सूर्य से अलग हो गए। सूर्य के यही टुकड़े ठंडे होकर ग्रह और उपग्रह बने। इन्हीं टुकड़ों को में एक टुकड़ा पृथ्वी का भी था। इसके बाद सन 1755 में जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान कांट और सन 1796 में प्रसिद्ध गणितज्ञ लाप्लास ने यही सिद्ध किया कि पृथ्वी का जन्म सूर्य में होने वाले भीषण विस्फोट के कारण ही हुआ था। दोस्तों, सन 1951 में विश्व प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज टी कूपर ने एक नया सिद्धांत विश्व के सामने प्रस्तुत किया। उसने सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पिंड शून्य में फैला हुआ था। सभी तारों में धूल और गैस भरी हुई थी। पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण घनत्व प्राप्त करके यह सारे पिंड अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे थे। चक्कर काटने के कारण उसमें इतनी ऊष्मा एकत्रित हो गई कि वे चमकते हुए तारों के रूप में दिखाई देने लगे। उनका यह मानना है कि सूर्य भी इसी स्थिति में था और वह भी अंतरिक्ष में बड़ी तेजी से चक्कर लगा रहा था। उसके चारों ओर वाष्पीय धूल का एक घेरा पड़ा हुआ था। वह घेरा जब धीरे धीरे घनत्व प्राप्त करने लगा तो उसमें से एक अनेक समूह बाहर निकलकर उसके चारों ओर घूमने लगे। यही हमारे ग्रह उपग्रह है और इन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी है, जो सूर्य से अलग होकर ठंडी हो गई और उसका यह स्वरूप आज दिखाई दे रहा है। सूर्य से अलग होने पर पहले हमारी पृथ्वी जलते हुए वाष्पपुंज के रूप में अलग अलग थलग पड़ गई थी। धीरे धीरे करोड़ों वर्ष बीत जाने पर उसका धरातल ठंडा हुआ और उसके ऊपरी सतह पर कड़ी सी पपड़ी जम गई। पृथ्वी का भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे उसकी ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आने लगी। उन्हीं सिकुड़नों को हम आज पहाड़ों घाटियों के रूप में देखते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और उसके भाप के बदले उसके वायुमंडल को आच्छादित कर रहे थे। उन बादलों के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थी। प्रकृति का ऐसा खेल था कि जलती हुई पृथ्वी के ऊपर जब बादल बरसते तो उन बादलों का पानी पृथ्वी पर फैलने के बजाय पुनः एक भाप बनकर वायुमंडल पर पहुंच जाता। क्योंकि उस समय पृथ्वी का धरातल जल रहा था, अंधकारपूर्ण था, इसलिए पृथ्वी पर ज्वालामुखियों और भूकंपों का निरंतर प्रभाव जारी था। करोड़ों वर्ष बीत गए। इसके बाद प्राकृतिक प्रभाव से यह प्रक्रिया चलती रही और घनघोर वर्षा से पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई कि उसने धरातल पर वर्षा का जल ठहरने लगा। वर्षा के जल ने एकत्र होकर समुद्र का रूप ले लिया। आज वही समुद्र पृथ्वी के 3/4 भाग में फैला है। अनौतर मूसलाधार बारिश के बाद जब पृथ्वी के चारों ओर छाए बादल छटे तब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पहुंची। सूर्य की किरणों के पहुंचने के बाद ही जीवों का उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसी अवस्था में पृथ्वी स्थल भाग एकदम नंगा और गर्म ज्वालामुखी से भरा हुआ रहा होगा। इसलिए जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले समुद्र में हुई।
पृथ्वी पर जीवन कब अचानक शुरू हो गया यह तो कहना मुश्किल है, किंतु विद्वानों का कहना है कि अंकुर विभिन्न अवयवों के बीच रासायनिक प्रक्रिया के चलते रहकर प्रोटोप्लाज्मा के बनने से शुरू हुए। इसी प्रोटोप्लाज्म के एकत्रित होकर जीव कोष बनने के बाद जीवन आरंभ हुआ और यही से एक कोषीय जीव से लेकर हाथी जैसे जीवों का विकास हुआ। प्रारंभिक अवस्था में जीव एक कोषीय अवस्था में था। ये जीव दो कोषीय में विभाजित हो जाते थे और प्रत्येक भाग स्वतंत्र जीव बन जाता था। इस जीव कोषों के भीतर और बाहर सूक्ष्म परमाणु अपना प्रभाव दिखाते रहते थे। इन्हीं पर कालांतर से सेल्यूलोस का आवरण चढ़ता रहा, जिससे क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पैदा हुआ। इस हरे पदार्थ का एक विशेष गुण यह था कि यह जिस कोष के भीतर रहता उसके लिए सूर्य का प्रकाश लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और पानी में बदल देता था और यह जीवन के लिए आवश्यक तत्व बन गया। यही से जीवन की रफ्तार शुरू हुई। यही हरे रंग वाले एक कोषीय जीव पौधों के रूप में विकसित हुए। जिन जीव कोषों ने जो अपने में पर्णहरित का गुण पैदा किया वे आगे चलकर पृथ्वी पर वनस्पति के विकास का कारण बने और संसार के असंख्य प्रकार के वनस्पतियों का जन्म हुआ। जिन जीव कोषों ने अपने शरीर के चारों ओर सेल्यूलस आवरण धारण कर लिया मगर उनके भीतर पर्णहरित गुण उत्पन्न न हो सका और वे चलने फिरने का गुण तो अपना सके किंतु अपने लिए भोजन ना जुटा सके, इसलिए उन्होंने अपने आसपास के हरे रंग के जीव कोषों को खाना शुरू कर दिया। ऐसे जीव हरे वाले जीव कोषों की तरह गैसों और पानी को अपने लिए पानी और ऑक्सीजन में न बदल सके, इसीलिए वे अन्य जीव कोषों को खाकर विकसित होने लगे। इन्हीं से सारे संसार के जीव जंतुओं का विकास शुरू हुआ। इस तरह करोड़ों वर्षों में विकास की विभिन्न क्रियाएं चलती रही। इन क्रियाओं के बाद संसार का जीवन चक्र आरंभ हुआ। मनुष्य भी इस विकास की सबसे ज़्यादा विकसित करी है, जिसने अपने मस्तिष्क का अद्भुत विकास कर जल, थल और आकाश तीनों पर अपने अधीन कर लिया। ऐसा मेधावी मानव भी पहले वनों में ही रहता था, किंतु उसने धीरे धीरे वनों को साफ कर खेती की और अपना समाज स्थापित किया। वनों के बाहर रहकर भी वनों को उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका जन्म और विकास तो इन्हीं वनों में हुआ था। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं वनों से करता था। जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ी, उसकी भौतिक सुखों की लालसा भी बढ़ी और उसने वनों में रहने वाले प्राणियों को नष्ट करना, खदेड़ना आरंभ किया और उसने एक सुरक्षित कृत्रिम बनाए अपने अप्राकृतिक वातावरण में घर बनाकर रहना शुरू किया। उपयोगी जानवरों का मांस और दूध के लिए पालना शुरू किया। अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसने अपने आप को अन्य प्राणियों से अलग कर लिया और अपने बने अप्राकृतिक वातावरण में रहते हुए तथा अपने भौतिक सुखों को अभिवृद्धि के लिए उस प्रकृति जिसमें उसका विकास हुआ था उसको नष्ट करने लगा। अब ये हालत है कि प्रकृति के साथ मनुष्य की छेड़छाड़ इतनी बढ़ गई है कि यदि शीघ्र ही इसे ना रोका गया तो वन्य प्राणियों और वनस्पतियों ही नहीं, स्वयं मानव सभ्यता के लिए भी घोर संकट पैदा कर देगी। अब समय आपके साथ है बच्चों, अपनी विचारधारा बदलो, प्रकृति के साथ सामंजस्य रखकर पर्यावरण के अनुकूल होकर चलो। अब ये धरती आप बच्चों के हाथ में है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा धरती पे जीवन कब से शुरू हुई, प्रकृति का प्रारंभ कब हुआ। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।